अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। कोरोना के सियासतदानों पर वार, नैब भी है भरपूर तैयार। एहतसाब का आवाम को क्या फायदा हुआ, क्या कमीशन से आम आदमी को रिलीफ मिला? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुगर कमीशन सरबराह समेत अहम ओहदेदारान को नोटिस, क्या अब भी आवाम को फायदा पहुंच पाएगा? ये सवाल आज के दस्तक में उठाएंगे। नए बजट में आवाम को रिलीफ देने के दावे, इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ने पीटीआई की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हुकूमत अपने अहदाफ पूरे करने में नाकाम क्यों हुई, इसका तायुन भी आज के प्रोग्राम में करेंगे। अखराजात कम हुए, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ, क्या 2020 मुल्क की मईशत के लिए बेहतर साबित होगा, ये भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और फिर कोरोना वायरस, वजीर आजम की भारतीय हुकूमत को मदद की पेशकश, क्या अमीर रियासत ने पड़ोसी होने का हक अदा कर दिया? क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की पेशकश का मस्बत जवाब देंगे? कौमी इक्तिसादी सर्वे 2019 की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई है। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की इक्तिसादी कारकर्दगी क्या रही और आइंदा माली साल के चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है, आज इस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर तफसीली बात करेंगे। मगर इससे पहले कुछ बात करते हैं मुल्क की सियासी माहौल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। यानी शहबाज शरीफ भी कोरोना का शिकार होने वाले सियासतदानों की सफ में शामिल हो गए हैं। ऑपोजिशन लीडर का कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद अक्सर लोगों को नैब की गिरफ्तारी की तारीख भी याद आ रही है, क्योंकि इस वक्त नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहा है। नैब तो ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार भी करना चाहता था, मगर इस पकड़न पकड़ाई के खेल का इख्तिताम लाहौर हाई कोर्ट की हिफाजती जमानत पर हुआ और यूं 17 जून तक नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने अपने बयान में कहा है कि शहबाज शरीफ नैब में पेशी के अलावा घर से बाहर नहीं निकले थे। उनका यह भी कहना है कि शहबाज शरीफ का कोरोना का टेस्ट नैब ऑफिस में पेश होने के बाद मस्बत आया है। सुलेमान शहबाज ने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो हमारा खानदान चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, वजीर आजम इमरान खान और मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। वैसे जो मनाजिर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट आमद पर देखने को मिले वो भी काफ़ी खौफनाक थे। वो मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह शहबाज शरीफ अपने वकीला और कारकुनान की भीड़ से होते हुए कमरा अदालत पहुंचे, मगर सुलेमान शहबाज को लगता है कि शहबाज शरीफ के कोरोना पॉजिटिव होने के पीछे भी नैब है, यानी इसमें भी नैब मुलव्विस है। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात व सकाफत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर अपने बयान में कहा है कि शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर अफसोस है और दुआ है कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को जल्द रूबा सेहत करे। कोरोना में मुब्तला दीगर लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहद जरूरी है। उम्मीद है शहबाज शरीफ करंतना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इकदामात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अब आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बता सकता है, मगर इस वक्त एक और मामला भी है जो अपोजिशन को अपने कायद की अशद जरूरत है, और वो है बजट इजलास का मामला। नए माली साल का बजट अब सर पर आन खड़ा है और ऐसे में ऑपोजिशन लीडर मुमकिना तौर पर इजलास से गैर हाजिर होंगे। कभी कभार तो यह तासुर मिलता है कि शहबाज शरीफ ऑपोजिशन में रहकर ऑपोजिशन करना ही नहीं चाहते हैं, और कभी शहबाज शरीफ एक बदकिस्मत ऑपोजिशन लीडर महसूस होने लगते हैं। अब जब से शहबाज शरीफ ने कायदे इस इख्तिलाफ का मनसब संभाला है, वो ईवान से रूठे रूठे लगते हैं। कहीं इसकी वजह वजीर आजम का ईवान में ना आना तो नहीं है, क्योंकि इस शिकवे का इजहार करके शहबाज शरीफ पहले भी इजलास से वॉकआउट कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब गाली गलौज में बिलीव नहीं करता, और जो चाहे वो कितना भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेंबर, मैं किसी को गाली गलौज नहीं करने दूंगा। मैंने गाली गलौज सुनी है, I'm going, sir, I'm not। मैं स्पीकर साहब आगे बढ़ने से पहले ये आपसे पूछने की इजाजत करूंगा कि हमारी इस जो मीटिंग हो रही है इसमें वज़ीर आज़म तशरीफ फरमा है कि नहीं? नहीं मैडम, अगर ये सीरियसनेस है तो सॉरी, हम इस मीटिंग में बैठेंगे। अगर ये सीरियस नहीं, ये संजीदगी है वज़ीर आज़म की के तारीख की सबसे बड़ी वबा ने पाकिस्तान को हिट किया है, और कोई इतना भी एहसास नहीं कि वो ऑपोजिशन की बातें मुशावरत। आज हम कुछ सियासत करने तो नहीं आए थे, आज हम बात करने आए थे कि इसको काबू किस तरह किया जाए, किस तरह हम मिलकर अपनी तवानाई यकजा करें, किस तरह कौम के हम सब मिलकर मसीहा बने और दुखी इंसान के हाथों पर सर पर हाथ रखें। We are sorry, we are going to back to walk out. I'm sorry.
इससे पेशतर भी अहम कौमी इश्यूज मसलन आर्मी एक्ट में तरमीम हो, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हो, इस समय दीगर अहम कौमी मामलात पर भी ऑपोजिशन लीडर ऐवान से दूर दूर रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन लीडर के इस किरदार पर खफगी का इजहार भी कर चुकी है। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इस फैसले पे ऑन बोर्ड नहीं लिया था। मैं समझता हूँ कि अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, अगर ऑपोजिशन पार्टीज़ को एक पेज पे कराए देते तो ये बेहतर होता। पार्लिमानी मसला है और पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की क़ियादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। उनका फ़र्ज़ था और मैंने कल उनको टेलीफोन पर अपने पैगाम भी दिया कि आप पहले तमाम अपोजिशन के लोगों को इकट्ठा करें, आपकी तरफ से हुज्जत पूरी हो, क़ियादत का फरीज़ा जो है वो आप सर अंजाम दें, ताकि फिर एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा अब एक बार फिर बजट जैसे अहम मामले पर ऑपोजिशन लीडर रिटायर्ड हाइट होकर ऐवान से बाहर चले जाएंगे तो ऑपोजिशन मिस तो करेगी। खैर, हमारी दुआ है कि खुदा उन्हें जल्द कोरोना से निजात दिलाए और वो भरपूर ऑपोजिशन करके दिखा सके। अब दूसरी जानिब आज नैब ने तोशा खाना स्कैंडल में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। साबिक वजीर आजम जो इलाज की गरज से लंदन में मुकीम है, हुकूमत उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर पहले ही शक का इजहार भी कर चुकी है और वज़रा ने अपनी ही हुकूमत पर सवालात भी उठाए हैं। अब देखने में आया कि चंद हफ्तों बाद साबिक वजीर आजम की एक नई तस्वीर जारी कर दी जाती है, जिसके बाद हुकूमत को नवाज शरीफ की याद सताने लगती है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और सेनेटर फैसल जावेद तो पहले ही हमारे प्रोग्राम में नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक सख्त इकदामात का इंदिया दे चुके हैं। उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। फैसल साहब, अब मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भेज रहे, आपको कार्रवाई करें, वापस बुलाए सर? ये ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताऊं, बाय द वे ऐसा हो रहा है, विद इन 2 वीक्स ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले 2 हफ्ते में मियां साहब वापस आ रहे हैं? जी हाँ। उनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए हमारे ये इशू ज़ेरे गौर है कि उनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए जल्द हम कोर्ट में मूव कर रहे हैं कि ये 2 नंबर लोग 2 नंबर तरीके से गए, कोई इलाज नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक ठाक है, घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मेला कर रहे हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए। ठीक है, उनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए आप अदालत से रुजू करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये ज़ेरे गौर है ये मामला। मगर ये बात सबके सामने है कि ताहाल नवाज शरीफ लंदन में ही मौजूद है और उनकी वापसी से मुताल्लिक हुकूमत फिलहाल तो कोई संजीदा इकदाम नहीं उठा सकी। मगर क्या नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद वो वापस आएंगे, ये बात भी किसी मामले से कम नहीं है। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई पिटीशन में आज एक अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने नैब और FIA को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से 10 रोज तक के लिए रोक दिया है। आम आदमी के लिए इस सब में एक अच्छी खबर यह है कि अदालत ने इस असना में चीनी 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करने के अहकामात भी सादिर किए हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह आटे बहरान पर तहकीकात हुई तो आटा ही महंगा कर दिया गया। चीनी बहरान पर तहकीकात तो इसलिए हो रही थी कि आम आदमी को चीनी सस्ते दामों मिल सके, मगर चीनी के दाम नीचे नहीं लाए जा सके। यानी का जो मामला था उसके ऊपर बिल्कुल कोई काम नहीं हो सका। चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से बनाए गए इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में हुई। शुगर मिल्स मालिकान के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल में कहा कि आइन में विफाक और सूबों के इख्तियारात का अलग अलग जिक्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि फरवरी में कार्रवाई के लिए एडहॉक कमेटी बनाई गई। इंक्वायरी कमीशन ने शुगर मिल्स के फोरेंसिक ऑडिट के लिए वफाकी हुकूमत को लिखा। कमेटी ने तजवीज़ दी, वैसे ही वो कमीशन बन गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का सवाल जिसमें उन्होंने इस्तफसार किया कि इस कमीशन ने फिर क्या कहा, चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि कमीशन ने 324 सफ़ात की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा वजूहात बयान की हैं। कमीशन ने सिफारिश की कि FBR, FIA, नैब को मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि कमीशन ने क्या बताया कि आम सारिफ के लिए चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। चीनी आम आदमी की जरूरत है, हुकूमत को भी इस हवाले से ही इकदामात करने चाहिए। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि सादा सी बात है कि आम आदमी का बुनियादी हक है क्योंकि 30% चीनी आम आदमी के लिए होती है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि आम आदमी और कमर्शियल इस्तेमाल की चीनी की कीमत को कमीशन ने अलग अलग नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर कमीशन ने आम आदमी को चीनी की दस्तयाबी के हवाले से कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया। मखदूम अली खान ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन का मकसद आम आदमी को रिलीफ मुहैया करना नहीं बल्कि हमारा मीडिया ट्रायल था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के जरिए शुगर मिल्स मालिकान का मीडिया ट्रायल कराया गया। ये मीडिया वार है। गुज़श्ता रोज भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि 2 साल पहले चीनी की कीमत क्या थी। मखदूम अली खान ने बताया कि नवंबर 2018 में चीनी की कीमत 53 रुपए फी किलो थी, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए
कि 2 साल में चीनी 85 रुपए फी किलो हो गई है, यानी जो 53 रुपए में मिल रही थी वो 85 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। वकील शुगर मिल्स ने कहा कि कमीशन ने अपनी टीओआर से बाहर जाकर कार्रवाई की है, अपनी टीओआर से तजावुज किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन ने आम आदमी की सहूलत के लिए कोई फाइंडिंग नहीं दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम हुकूमत को नोटिस करके पूछ लेते हैं, लेकिन आप उस वक्त तक 70 रुपए की कीमत पर चीनी फरोख्त करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपको शर्त मंजूर है तो हम आइंदा समात तक हुकूमत को कार्रवाई से भी रोक देते हैं। यह अदालत उमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। चीफ जस्टिस ने शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए कहा कि आम आवाम को अगले 10 रोज तक चीनी 70 रुपए फी किलो में फराहम की जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि वफाक अदालत के ऑप्शन की मुखालिफत करेगा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने कहा कि मुखालिफत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि यहां पर मुफाद आमा का सवाल सामने आया है। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो एड्रेस ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी को चीनी की सहूलत फराहमी के लिए कुछ करना था, लेकिन नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक कमीशन के सरबराह वाजिद जिया, मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन के अरकान समेत दरखास्त के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब यह भी ख्याल में रहे कि गुज़श्ता दिनों हुकूमत चीनी बहरान पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA की तहकीकाती रिपोर्ट का फोरेंसिक करने वाले कमीशन की हतमी रिपोर्ट मंजर आम पर ले आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन, मुनस इलाही, शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना, ओमनी ग्रुप और उमर शहरियार चीनी बहरान के जिम्मेदार करार दिए गए थे। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और रिकवरी करने की सिफारिश की गई है, जबकि रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि रिकवरी की रकम गन्ने के मुतासरा किसानों में तकसीम कर दी जाए। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में हुकूमत ने चीनी पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब और टैक्स से मुताल्लिक मामलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR को भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का इस बारे में कहना था कि चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट के मामले की तहकीकात FIA करेगी, जबकि मुसाबकती कमीशन यानी कॉम्पिटिशन कमीशन जो है वो 90 रोज में चीनी के कारोबार में गठजोड़ की तहकीकात करेगा और स्टेट बैंक को भी ऐसे मामलात में 90 रोज में कार्रवाई की हिदायत की गई है। इस बारे में गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, क्या तफसीलात अवाम के सामने रखी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट जिस 5 सालों के इस प्रैक्टिस का अहाता करती है वो ये बतलाती है ये एक अनरेगुलेटेड, कार्टेलाइज्ड एंड इन्फेस्टेड विद पॉलिटिकल एलीट कि ना ही इसके अंदर रेगुलेटर अपना काम अदा कर रहा था, एक गठ था, कार्टेलाइजेशन थी और इसके अंदर मेजर प्लेयर्स जो हैं वो तमाम तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज में अपना कोई ना कोई हिस्सा रखते थे, जिसकी वजह से फैसला साजी के ऊपर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज होते रहे। मेन जो चीज़ें हैं इसमें एक्शन पॉइंट्स की वो 3 उनको हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा उसका है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी की और वो किसी भी पीनल एक्शन के ज़मन में आते हैं। वो सेट ऑफ एक्शंस हैं जिसमें उसके साथ साथ एक तो उनमें सज़ा जज़ा का सिलसिला है, साथ उसमें रिकवरीज हैं। दूसरा सेट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो तब्दीलियाँ लाई जानी हैं, ओवरहॉलिंग होनी है उसकी मद में, जिसमें इंडस्ट्री के भी एक्सपर्ट्स और कमीशन की रिपोर्ट्स दोनों को यकजा किया गया है। और तीसरी इंतहाई अहम जो है वो है शुगर की कीमतों को लेके क्या लाया अमल इख्तियार किया जाए कि शुगर की कीमतें उस मयार पे वापस आ जाएं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर कमीशन ने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री डिटरमिन किया है। इससे पहले हमेशा याद रखिए शुगर मिल एसोसिएशन वाले ही बताते थे कि हम चीनी कितने में बना रहे हैं। अब ये सब हुकूमती मौक़िफ़ है, लेकिन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशरूत फैसला भी सुना दिया है। हुकूमत तो इंक्वायरी का खेल खेल रही है, मगर हकीकत में बहरान दर बहरान आम आदमी का जीना मुश्किल बनाए हुए हैं। आम आदमी को शायद इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि तहकीकात कहां तक पहुंची है, किनको गिरफ्तार किया गया है, कौन गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन रवाना हुआ है। आम आदमी तो बस यही चाहता है कि उसे आटा, चीनी, दालें, घी, पेट्रोल ये सब सस्ते दामों में मैसर आ सके। क्या अदालती अहकामात के बाद चीनी सिलों में मिल सकेगी? क्या शुगर मिल्स मालिकान सच्चे हैं या फिर हुकूमत सिर्फ मीडिया ट्रायल कर रही है? ये तमाम तर मामलात हैं जिनकी खोज लगाना बाकी है। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे जो आज वजीर आजम पाकिस्तान को पेश किया गया है उसको सामने रखते हुए आइंदा का बजट कैसा होगा इसका तयन करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ
वेलकम बैक। आज वजारत खजाना ने कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश कर दी है। यह महज एक इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक साला कारकर्दगी है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुल्क की तारीख में पहली बार आमदनी ज्यादा और अखराजात कम रहे। माजी के कर्जों की मद में 5000 अरब के कर्जे वापस किए। कोरोना वबा के बाइस टैक्सों का हदफ हासिल न हुआ, ताहम हजम में बेहतरी आई। मौजूदा हुकूमत का सबसे अहम काम करंट अकाउंट खसारे में कमी है। रवा साल तहरीक इंसाफ ने करंट अकाउंट खसारे को 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। अभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे इकदाम गिनवा रहे हैं आपको। यानी इस खसारे में 73% कमी हुई है करंट अकाउंट खसारे की बात की जाए, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत हमेशा लेती रही है। इस साल तहरीक इंसाफ ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नए नोट नहीं छापे और ना ही स्टेट बैंक से कर्जा लिया है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजीर बराए इक्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार ने दावा किया कि इस साल के इख्तिताम तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में जहां हुकूमती कामयाबी के दावे किए गए हैं, वहीं बिगड़ती और हिचकोले खाती मईशत की सारी जिम्मेदारी कोरोना पर डाल दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस मुल्क की मईशत को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इक्तिसादी सर्वे आदाद शुमार के गोरख धंधे के साथ साथ चीख चीख कर हुकूमती नाकामियों का ऐलान भी कर रहा था। मुशीर खजाना की जानिब से हुकूमती नाकामियों का मलबा एक बार फिर साबिका हुकूमतों पर आयद किया गया। हालांकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इससे कबल एक बजट और पेश किए जा चुके हैं। इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल होने के बाद भी क्या साबिका हुकूमतें ही माशी तबाही की जिम्मेदार हैं? क्या साबिका हुकूमतों पर यह मलबा डालकर जान छुड़ाई जा सकती है? बारके हफीज शेख क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं कि इस गवर्नमेंट के लिए खुसूसी तौर पे विरसे में एक मसला मिला है कि कर्ज़ों की तादाद पहले ही ज़्यादा है। हमारे कर्ज़े थे वो भी बढ़कर कोई 25,000 अरब रुपए हो चुके थे, और जो डेट और लायबिलिटीज़ हैं उनको मिलाया जाए तो तकरीबन 30,000 अरब या 30 खरब बन चुके थे। ये एक्सटर्नल अकाउंट का जो सिचुएशन में हम एक डिफ़ॉल्ट की जानिब देख रहे थे। बुनियादी तौर पे हम अपनी हुकूमत में जो ग्रोथ हासिल कर रहे थे वो बाहर से कर्ज लेकर मुल्क के अंदर खर्च करके कर रहे थे। अब हफीज शेख तो साबिका हुकूमतों पर जालसाजी, कर्ज लेकर शरह नमू बढ़ाने और कर्ज अदा करने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। साथ ही वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने साबिका हुकूमतों के कर्ज उतारने के लिए नए कर्ज लिए। यानी तहरीक इंसाफ खुद भी साबिका हुकूमतों के नक्शे कदम पर चल रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माजी में रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू में तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में कर्ज लेने के बावजूद भी मुल्क की मईशत क्यों नहीं संभल सकी? इस पर हफीज बातें हैं, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें विरसे में मिला था 20 अरब डॉलर का खसारा, उसे हमने कम कर 3 अरब डॉलर तक ले आए। तो ये इस हुकूमत का एक बड़ा अहम कारनामा है जो कि पहले साल और खुसूसी तौर पे इस साल 73% कमी की गई इस बड़े खसारे में। दूसरी जो अहम चीज़ की गई इस साल और इससे पिछले साल भी मिलाकर कि 5000 अरब रुपए कर्ज़ों की हेडिंग में वापस किए गए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मुल्क माजी के लिए हुए कर्ज़े चाहे वो कितनी भी तादाद में हों वो वापस करे। तो जब हम ये देखते हैं कि आखिर मौजूदा PTI की जो गवर्नमेंट है तो उसने जो कर्ज़े लिए क्यों लिए, वो इस वजह से लिए ताकि माजी के कर्ज़ों का जो बोझ है उसको वापस किया जा सके। हमने पूरा साल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उससे टका भी कर्ज नहीं लिया। हमने पूरा साल किसी भी अदारे को, किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टका भी सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी इजाफी ग्रांट नहीं दी। और जिस तरह मैंने कहा कि 5000 अरब रुपए दिए गए कर्ज़ों की वापसी में, और आने वाले साल में मज़ीद 3000 अरब जो हैं वो बजट किए गए हैं वापसी के लिए। अब कर्जों की अदायगी के लिए नए कर्ज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी की हुकूमतों को कर्ज लेने पर तनकीद का निशाना बनाते रहे, जबकि IMF में जाने को खुदकुशी के मुतरादिफ भी करार देते रहे। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स रही है।
पीटीआई हुकूमत ने सिर्फ 22 माह ही में माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। कर्ज लेने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की तमाम हुकूमतों को पीछे छोड़ दे। मैं ये कभी भी अगर पाकिस्तान के इक़्तिदार में मैं बैठा हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह ये साबित करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको सबको साबित करके दिखाऊंगा। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। अब वज़ीर आज़म माजी में IMF के नाक़िद रहे हैं, मगर आज मुशीर खजाना IMF की तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे। उन्होंने दावा किया कि हमने IMF से आसान शराइत पर कर्ज लिया है। IMF की फोरकास्ट है कि 3 से 4% पूरी दुनिया की आमदनी गिर जाएगी। IMF के साथ एक बड़ा प्रोग्राम तय कर $6 बिलियन का ये मोबिलाइज किए गए रिसोर्सेज, और हुकूमत ने यह भी फैसला किया कि टैक्सेस जो हैं उनको बेहतर करने के लिए मज़ीद इक़दाम करें, और सबसे बढ़कर ये कि अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको बढ़ाने के लिए अपने बिजनेसेस को मराद दें। तो बिजनेस सेक्टर के लिए गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कर्जे, ये तमाम जो हैं हुकूमत ने अपने जेब से पैसे देकर सस्ते किए। तहरीक इंसाफ माजी में तरक्की और खुशहाली के दावे करती रही है। मुल्क में दूध की नहरें चलाने के ख्वाब भी दिखाए जाते रहे हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके बरक्स है। ज़राई पैदावार जो मुल्क की आमदनी बढ़ाने का अहम जरिया है, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ज़राई तरक्की की रफ्तार 4% सालाना थी, जबकि इस वक्त मुल्क में ज़राई तरक्की की रफ्तार महज 2.7% है, जबकि इसका हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया था। खदमात का शोबा जो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 6.3% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, इस दौरे हुकूमत में मनफी 0.6% तक गिर गया है। हुकूमत की जानिब से खदमात के शोबे में 4.8% का हदफ रखा गया था। आम आदमी को अपनी रोजमर्रा जरूरियात से मुताल्लिक जानना होता है, उसे अल्फाज के गोरख धंधे से मतलब नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई की शरह 4.7% थी, जो कि अब बढ़कर 11.2% तक हो चुकी है। अगर बात की जाए GDP की, तो मुस्लिम लीग नून के दौर में मुल्क की पैदावार $315 बिलियन थी, जो कि मौजूदा हुकूमत के दौर में GDP $264 बिलियन तक गिर गई है। हुकूमत ने GDP का शरह में 6.2% का हदफ तय किया था, टारगेट ये था, जबकि महज 1.9% रही है। इसी तरह मुल्क में सनतों की तरक्की के लिए हुकूमत ने 2.3% का हदफ तय कर रखा था, जबकि मुस्लिम लीग नून के दौर में यह शरह 7.6% थी, लेकिन सनती शोबे में तरक्की की रफ्तार मनफी 2.64% रही है, यानी हुकूमत अपना हदफ भी उबूर नहीं कर सकी है। अब तहरीक इंसाफ ने जहां कई मामलात में बेहतरी दिखाई है, वहीं अपनी नाकामियों का मलबा साबिका हुकूमतों और कोरोना वबा पर डाल दिया है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या खराब माशी हालत के जिम्मेदार ये दोनों अवामिल हैं, या हुकूमती पॉलिसियां माशी ज़बूहाली की जिम्मेदार हैं? क्या ये बजट भी महज अल्फाज का गोरख धंधा साबित होगा, या इस बजट में अवाम को रिलीफ मिलेगा? तहरीक इंसाफ अपने माशी अहदाफ पूरा करने में नाकाम क्यों हुई है? माशी माहिरीन इक्तिसादी सर्वे के तनाजुर में क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी उमूर डॉक्टर आबिद सुलेरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। आज नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है बजट 2020 से पहले। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत एक बजट और कई ज़िमनी बजट्स पेश कर चुकी है। जिस वक्त ज़िमनी बजट सामने आते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कहती थी इसको ज़िमनी बजट ना कहें, बल्कि इसको करेक्टिव पैकेज कहें, ये इस्लाहाती पैकेज है। तो ये बताइएगा कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या दिखाई देता है, क्या मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में किस हद तक कामयाब रही है, किस हद तक करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से ताल्लुक रखता है, और यहाँ तक यानी जिसका मतलब ये था कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी जो डॉलर की कितने आपके देने हैं और कितने आपके पास आने हैं, उनके दरमियान जो गैप था उसको पूरा करने की जो बात थी, तो वो तो हुकूमत ने काफी इफेक्टिवली उसको मैनेज कर लिया। अगर हम बाकी चीजों को देखते हैं तो वहाँ पे यकीनी तौर पे बहुत कुछ बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद थी, जो कि बहुत सी वजूहात की बिना पे नहीं हो सका। PR को अगर हम देखते हैं तो FPR के टारगेट्स जो है वो पूरे नहीं हुए, और वो कोरोना से पहले कम होना शुरू हो गए। तो उसकी एक बुनियादी वजह जो थी वो शब्बर जदी साहब की रुखसत पे जाने के बाद जो तकरीबन 2 माह का अर्सा था, जिसमें कि एक लिम्बो रहा है, जो चेयरपर्सन उनकी तैनाती मुश्किल बुनियादों पर नहीं की गई थी, तो उसकी वजह से भी यकीनी तौर पे FPR के टारगेट जो है वो
अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि क्या एफबीआर के जो टारगेट्स हैं वो मीट नहीं हो सके। टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल बहुत बड़ा है और अब हुकूमत ये कह रही है कि टैक्स फ्री बजट पेश करने जा रही है। यकीनन नॉन टैक्स रेवेन्यूज के हवाले से सोचा होगा, तो जब नॉन टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट करने की बात होती है तो फिर वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां से आप समझते हैं कि टैक्स फ्री बजट पेश करके मजीद टैक्सेस ना लगा के रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, ऐसे में जब टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल ही बहुत ज्यादा है, पहले खसारा बहुत है। देखिए, जो पहले पिछले जो इस वक्त रवा साल के जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें तो स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट है वो सबसे बड़ा था, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट था वो रिकॉर्ड हाई था। अब इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से स्टेट बैंक का प्रॉफिट इस तरीके से नहीं आ रहा होगा। अब यकीनी तौर पर एक्सटर्नल बोरिंग और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया इस वक्त कसाद गुजारी का शिकार है और पाकिस्तान भी उसी तरीके से बजटरी डेफिसिट जो है और कसाद गुजारी उसका सामना करना पड़ेगा। हमें लोन लेना पड़ेंगे। IMF से हमें ऑलरेडी एक पैकेज $1.4 बिलियन का मिला है। कल एशियाई तरक्याती बैंक ने $500 बिलियन का पैकेज दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो इस वक्त कर्जों पे ये अगला बजट चलेगा और ये इसके सिनेरियोस बन रहे होंगे कि 3 महीने के बाद देखना पड़ेगा हुकूमत को कि कोविड की सिचुएशन क्या है, लोकस की सिचुएशन क्या है और इन सिचुएशन के मुताबिक फिर शायद बजट में दोबारा से अमेंडमेंट करना पड़ेगी। यकीनी तौर पे खुदा न खास्ता अगर कोरोना जो है वो बेकाबू रहता है या लोकस जो है वो बेकाबू रहता है तो हुकूमत को उन सेक्टर्स पे, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर पे और सोशल प्रोटेक्शन पे मजीद बजट जो है वो लगाना ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए इंटरेस्ट रेट की जहां तक बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बनी है, तो हॉट मनी भी सिस्टम से बहुत सारी निकल गई है। तो ऐसे में तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किस तरह से ये रेवेन्यूज दोबारा से रिटेन किए जा सकेंगे। क्या जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उसकी तरफ भी कोई फोकस रहेगा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तरफ, उस तरफ भी कोई रहेगा? उनकी तरफ फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि IMF जो है वो बाकी चीजों पे वो आपको गुंजाइश दे देगा, लेकिन 2 चीजें जिस पर वो गुंजाइश देने के मूड में नहीं है, एक एनर्जी सर्कुलर डेट है और दूसरा लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। इसी तरीके से पेरिस क्लब ने कल जो कर्जे रिशेड्यूल किए हैं तो उन्होंने भी बड़ा क्लियरली कहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये कोविड के रिस्पॉन्स के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और सोशल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो जो भी आपको इस वक्त लोग कर्जे दे रहे हैं या कर्जे शेड्यूल कर रहे हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं कि ये पैसे बीमारी के इलाज के लिए खर्च होंगे। अगर उन पैसों को हम लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पे लगाएंगे या एनर्जी सर्कुलर डेट पे लगाएंगे तो लेंडर जो है वो ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। और गालबन यही वजह है कि हुकूमत को माली साल के आखिरी महीने में पाकिस्तान स्टील मिल इसके बारे में कुछ फैसला करना पड़ा, जो कि एक अदालती हुक्म के तहत अब 10 दिन के लिए मुअत्तल हो गया। लेकिन अल्टीमेटली ये जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है इनका बोझ हुकूमत को अपने सर से उतारना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है, ग्लोबली प्रिवेल कर रही है, तो ये जो बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पेश करने जा रही है, इसका मतलब ये कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा या कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होगा, लेआउट नहीं होगा, बल्कि एक शॉर्ट टर्म प्लान तो हो सकता है जिसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत को फिर दोबारा से इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि कब तक जो है वो टारगेट सेट किए जाएंगे और कब तक का एक प्लान जो है वो इस सिचुएशन को देखकर सामने रखा जा सकता है? देखिए, इस वक्त अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है इस साल में, जो अगला माली साल आ रहा है, कि किसी को नहीं पता है कि कोरोना जो है ये कैसे अनफोल्ड होगा और पाकिस्तान में इसकी क्या नहज इख्तियार करेगा। हमें नहीं मालूम कि लोकस का जो अटैक है वो कितनी जल्दी उस पर काबू पा लिया जाएगा और काबू पाते पाते खुदा न खास्ता वो फसलों पे कितना नुकसान कर जाएगा। लोकस के बारे में कहा जा रहा है कि अगर उस पर बिल्कुल काबू पा भी लिया गया तो फिर भी इस साल में वो तकरीबन 250 अरब रुपए का ज़राअत पे नुकसान कर जाएगा और अगर खुदा न खास्ता काबू ना पाया जा सका तो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए का नुकसान जो है वो बिल्कुल ठीक, थिंग्स विल बी अदर वे अराउंड। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर साहब, एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि जहां इतनी अनसर्टेनिटी है, जहां कोविड क्राइसिस है, जहां मामला बड़े ख़राब है हुकूमत के लिए, वहां आम आदमी के लिए क्या हो सकता है, सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या हो सकता है? क्या उनके लिए भी क्वेश्चन क्रिएट होगा या वहीं रिटेन करेंगे, हालात मजीद ख़राब होंगे, क्या होगा? देखिए, आम आदमी के लिए तो इस वक्त ये है कि हेल्थ सेक्टर जो है उस पर इस वक्त तक की रिपोर्ट्स हैं जो फेडरल PSGP का लिस्ट से ज्यादा जो है वो सोशल प्रोटेक्शन यानी 700 ग्राम की पेमेंट्स और कोरोना के इलाज के लिए मुख्तस किया जाएगा। नॉन कोरोना जो हेल्थ एक्सपेंस है उसके लिए भी 20 अरब होगा, 70 अरब जो है वो
कोरोना के लिए है, कोई 250 अरब जो है वो एहसास प्रोग्राम के लिए है। तो ये यकीनी तौर पर इस वक्त सोशल सेक्टर को बीफ अप करने की जरूरत थी और हुकूमत बिल्कुल वजह तौर पर कर रही होगी। अब देखना यह है कि वो पैसे जो है वो सिर्फ एलोकेट होंगे या वो रिलीज भी हो जाएंगे, और रिलीज होंगे तो टारगेट तक पहुंचेंगे कि नहीं। तो अब हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि जो जो एलोकेशन हो ये प्रॉपरली रिलीज भी हो जाए और ये टारगेट तक पहुंचे, ताकि हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हमारे इक्तिसादी अमूर डॉक्टर आबिद सुलेरी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुन लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कैसे हक के हमसायगी अदा कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। कोरोना वायरस में मरीजों की तादाद के एतबार से इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। यहाँ 1,87,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही 1.5 अरब आबादी के मुल्क में अफरा तफरी सी फैल गई। लॉकडाउन इस कदर सख्त था कि किसी भी फर्द को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। इस लॉकडाउन से भारत का आम आदमी बुरी तरह मुतासिर हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने वाले अफराद को अपने घरों में जाने का मौका तक ना मिल सका। मुल्क में पहली बार माइग्रेंट वर्कर्स को तारीख की सबसे बड़ी तकालीफ का सामना करना पड़ा। लोग दूर दराज रियासतों से अपने घरों को पैदल रवाना हुए। कई अफराद, बुजुर्ग, नौजवान, मर्दों, खवातीन और बच्चे सर पर अपनी जमा पूंजी उठाए घरों को जा रहे थे। माहिरीन के मुताबिक भारत में तकसीम हिंद से जायद तल्ख और तकलीफ दे मरहला था। 3 माह तक जारी रहने वाले लॉकडाउन से भारत में आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। करोड़ों लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। आज आलमी इदारों ने खबरदार किया है कि भारत के 34 राज्यों के पास सिर्फ 2 हफ्तों की खुराक का इंतजाम रह गया है। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने भी इसी जानिब इशारा किया। 84% हिंदुस्तान के घराने उनको उनकी आमदनी में नुकसान हुआ लॉकडाउन से। लेकिन ये इतना खौफनाक बात नहीं है। जो अगली बात है, 34% घराने यानी जो निचला गरीब तबका, 34% घरानों के अंदर आज ये सूरत हाल है, ये सर्वे के मुताबिक, कि अगर उनको इस वक्त इमदाद ना की गई वो गुजारा नहीं कर सकेंगे। अगले 2 हफ्ते में, अगर 2 हफ्ते में इमदाद ना की गई वो गुजारा नहीं कर सकेंगे। तकरीबन 3 करोड़ नौजवान जो 20 साल की 30 और 20 साल के दरमियान हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। 3 करोड़ लोगों की। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सिर्फ अपने बयान ही की हद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हक के हमसायगी अदा करते हुए भारत को एक बड़ी पेशकश कर दी है। उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की, साथ ही लिखा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 34% घरानों के लिए इजाफी इमदाद के बगैर हफ्ता भर गुजारा भी मुश्किल है। चुनाचे भारत की मदद करने और नकद रकूम की तकसीम के कामयाब तरीन प्रोग्राम, जिसकी शफाफियत और आवाम तक रसाई की आलमी सतह पर तहसीन की गई है, इसकी तफासील फराहम करने को तैयार हूँ। यकीनन यह हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा इकदाम है, लेकिन यह ऑफर वजीर आजम ने क्यों की, इसकी वजाहत भी उन्होंने खुद कर दी है। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने महज 9 हफ्तों में 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों में 120 अरब रुपए तकसीम किए हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र है इसके ऊपर कि जिस तरह हमने पैसा बांटा, हमने तकरीबन 120 अरब रुपया बांटा तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों में, उस और सबसे जो गरीब ख़ानदान थे उसकी वजह से भी आज हमारे वो हालात नहीं हैं जो कि हिंदुस्तान में। यकीनन वज़ीर आज़म की जानिब से ये पेशकश भारतीय हुकूमत और आवाम के लिए काबिल तवज्जो है। मेरे रियासत आपने जहां अपनी कौम का दर्द समझा, उन्हें अपना समझा, दिहाड़ीदार तबके के मसाइल दूर करने के लिए बर वक्त हिकमत अमली मुरतब की, वहीं मेरे रियासत आपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर अपने पड़ोसी को भी मदद की पेशकश की। शाबाश मेरे रियासत, वेल डन इमरान खान, आपने एक बेहतरीन लीडर होने का सबूत दिया है। शाबाश इमरान खान, शाबाश, आपने आज साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे अहम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शाबाशी तो बनती है। आपने आज पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी कौम कुशादा दिल है। इस कौम की क़यादत भी कुशादा दिल अफराद के हाथ में है। मेरे रियासत, वेल डन, कि आज आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वेल डन इमरान खान, वेल डन। आज पड़ोसी मुल्क को ताउन की पेशकश के जरिए आपने दुनिया भर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत कर दिया है। आपके इस कदम से भारतीय अवाम के सामने पाकिस्तान का असल चेहरा आया है। मेरे रियासत,
शाबाश कि आपने अपनी कुशादा दिली, इंसानियत से मोहब्बत और पड़ोसियों के हुकूक के एहतराम का फरीजा अंजाम दे दिया है। अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय क़यादत के कोर्ट में गेंद है। अब उन्होंने फैसला करना है कि वो अपने अवाम से मोहब्बत करते हैं या फिर महज सियासी मफादात और बयानात की हद तक महदूद हैं। वेल डन मीर रियासत, आपके जज्बा खैर सगाली के आगे नरेंद्र मोदी की नफरत की चालें नाकाम हो गई है। अब भारत के अवाम के सामने भी उनकी हुकूमत के इंतहा पसंदाना नजरियात वाज़े हो गए हैं। आज चाह रहा है कि मीर रियासत वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान को सलाम पेश करूं, क्योंकि उनके इस जज्बे की दाद हर कोई दे रहा है और शाबाश आलमी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। यह था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।